मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपका चैप्टर रीड कर रहे हैं। चैप्टर 4 कार्यपालिका। बुक है आपकी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है हमें कार्यपालिका से संबंधित हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, उन तथ्यों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन क्या कहता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संविधान का काम क्या है? यह सुनिश्चित करना कि ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से तालमेल बनाकर संतुलन बनाए रखें और अपना काम करें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय को पढ़ने से आपको क्या क्या पता चलेगा। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझ सकेंगे। मंत्री परिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। आपके स्कूल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कौन देखता है, वहाँ पे रूल रेगुलेशन कौन लागू करता है। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। देखिए कोई भी संगठन है, उसके जो पदाधिकारी होंगे उनको निर्णय लेना पड़ेगा और उसे लागू भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहा जाता है। ये प्रशासन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके, दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल स्थापित कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक और कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों, औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कुछ का काम निर्णय लेना होता है, कुछ का काम उन्हें लागू करना होता है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। जो लागू करने का काम, देखिए नियम बनाने का काम विधायिका का है और लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। ठीक है, सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। एक नियमों को बनाएगी और दूसरी जो है संस्था वह उसको लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। जो बनाएगा वह विधायिका, जो लागू करेगा वह कार्यपालिका कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये कार्यपालिका का क्या हो गया? प्रमुख कार्य हो गया। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। ठीक है, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं। ठीक है, देखिए कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आएंगे। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मंत्री ही नहीं बल्कि जो हमारी सिविल सेवा के जो सदस्य होंगे वो भी इसके अंदर समाहित हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कार्यपालिका के टाइप। देखिए अभी तक आपने देखा कि कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका की ज़रूरत क्या होती है और कार्यपालिका के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं वो जो भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं उससे काफ़ी अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की जो महारानी की शक्तियाँ हैं वो ब्रिटेन के राज्य से भिन्न हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्यपालिका जो होती है वह अलग अलग तरीके की होती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिका की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। अमेरिका में अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है, जो कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। देखिए अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष जो होगा पूरे राष्ट्र का वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कनाडा की बात करूं तो कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षतात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में अर्ध अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। अध्यक्षतात्मक की बात करूं तो व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्य और सरकार दोनों ही प्रधान होते हैं। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लातिन अमेरिका की अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रधान होता है। अब देखिए 3 प्रकार की विशेषताएं हमें दी गई हैं। 3 प्रकार से कार्यपालिका को विभाजित किया गया है। 3 प्रकार से हम देखिए कैसे करते हैं। संसदीय, अर्ध अध्यक्षतात्मक, ठीक है, और अध्यक्षतात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें संसदीय में क्या कहता है कि सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। अर्ध की यदि बात करूँ तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है वह सरकार का प्रमुख है, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए यहाँ पर मैंने देखा प्रधानमंत्री, यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में अलग अलग देखा, और यहाँ मैं देखूँ तो जो राष्ट्रपति है वह देश का प्रमुख होता है, वहीं सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू यहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो वहाँ के अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। एग्जाम्पल इसका अमेरिका कंट्री, इसका एग्जाम्पल लूँ तो कौन सी है? रशिया एंड फ्रांस, ठीक है, प्रधानमंत्री है। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है, और इटली और जापान के एग्जाम्पल ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए ये कहता है कि अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम का प्रधान मात्र होता है। इस व्यवस्था में
राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक क्रियाओं के कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका ही इसके क्या है, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है। अब देखिए मुख्य रूप से जो हमें यहाँ अध्ययन करना है, अभी तक आपने देखा है, आपने पढ़ा यहाँ पर कि कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका की ज़रूरत क्या होती है, कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं। अब फिर उसके बाद आपने देखा कि कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी कंट्री में किस किस तरह की कार्यपालिका है, ये आप पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में किस तरीके की कार्यपालिका है। भारत में जो कार्यपालिका है वे संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते हैं जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षतात्मक सरकार है। देखिए यदि संसदीय कार्यपालिका नहीं होगी तो हमें अध्यक्षतात्मक सरकार का काम करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर एक ही अध्यक्ष पूरे देश को संभालेगा, जैसे कि अमेरिका कंट्री में। लेकिन अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यात्मक की बात करूं तो कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें जो व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे। यदि हम यहाँ पर अध्यक्षता की देखते तो वहाँ पर व्यक्ति पूजा का खतरा था, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, राष्ट्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। फॉर्मल उसमें देखें तो हमारे यहाँ का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्य करते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिक शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की जो अवधि होती है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह जो निर्वाचन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का रिमूवल प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाअभियोग बोलते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। यदि हमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसे हटाना, इम्पीचमेंट प्रोसेस उस पर लगाया जा सकता है। महाअभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का उल्लंघन हो तो उसी स्थिति में इम्पीचमेंट प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 74 इम्पोर्टेंट आर्टिकल। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। देखिए, इसमें ये कहता है कि जो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो हमारा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो जो भी कार्य करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि राष्ट्रपति जो है उनकी सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जो मंत्री परिषद ने प्रेसिडेंट को सलाह दी है उसके लिए वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो भी मंत्री परिषद सलाह देगी वह राष्ट्रपति को माननी जरूरी है। इस ही शब्द का मतलब ही क्या है? कंपल्शन, ठीक है। मतलब जो हमारा कहने को एक तरीके से राष्ट्रपति को हर बात किसकी फॉलो करनी पड़ती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसकी हर बात को मानना पड़ेगा, वो उसके लिए मैंडेटरी है। इस कथन में जिस ही शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ किया गया है सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, ही का प्रयोग किया गया है। क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है, मतलब कंपल्सरी है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन किया गया जिसके द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को ही मानना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार के अंदर राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। देखिए, इसे शक्तियाँ मिली हैं, लेकिन इन सारी शक्तियों का प्रयोग ये कब कर सकता है? जब उसे मंत्री परिषद सलाह देती है। और मंत्री परिषद किसके अनुसार काम करती है? अपने प्रधान के अनुसार। और इनका प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है, ठीक है। फिर देखिए, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बता देती हूँ जो आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि 52 आर्टिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति है, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आर्टिकल नंबर 52 में। अनुच्छेद नंबर 52 में। अनुच्छेद 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से उसका चुनाव होता है। फिर उसके बाद देखिए प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर कितने पीरियड का होता है? 5 ईयर का होता है। एक्सप्लेन इन आर्टिकल नंबर 56। फिर आर्टिकल नंबर 58, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह इसमें लिखित है। ओथ बाय द प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट शपथ लेता है, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 60 में। 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया था। संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर महाअभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। जो लोकसभा और
आपकी राज्यसभा है, जो आपकी पार्लियामेंट है, उसमें विशेष बहुमत की से पारित जो भी अभियोग होगा इस पर चलाया जा सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव करने का समय कितना होना चाहिए। 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। देखिए, ऐसी सिचुएशन जब हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनकी कार्यकाल की ड्यूरेशन में उनकी डेथ हो जाए, उनके पद की रिक्ति हो जाए, या वो किसी वजह से अवकाश पर हैं, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति की जगह पर कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति करता है। आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 72 में पावर ऑफ पार्डन, ठीक है, क्षमा माफ़ी की जो शक्तियां हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के अकॉर्डिंग। 74 ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। प्रेसिडेंट जो है हमारा, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का जो प्रधान है वह हमारा प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के लिए वह हमारा प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति जो है उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 74 एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर टू यू?